क्योंकि एक एक बिंदु को अच्छे से क्लियर करना आप लोगों सारे पॉइंट्स को क्लियर करते चलना है। देखिए पहली स्लाइड सारे लोग देखिए, देखो यहाँ पर एक कहानी दी गई है, वैसे मैंने कल बताया था ओसांग, अगर आप लोगों को याद हो कल वाली बात अगर याद हो, ओसांग हमने कहा था ओस प्लस अंक, याद है सबको? ओस प्लस अंक, अंक का मतलब होता है ताप, अंक का मतलब वैसे ताप होता है, तो जिस ताप पर ओस पड़ती है उस ताप को ओसांक कहते हैं, उसे ड्यू पॉइंट कहा जाता है, ये सभी को पता होगा। जिस ताप पर ओस पड़ती है उसी ताप को क्या बोलते हैं? ओसांक कहते हैं। जैसे गलनांक था, तो कोई भी ठोस पदार्थ जिस ताप पर पिघलना शुरू कर देता है, पिघलता है, वो गलनांक होता है। और द्रव जो है जिस ताप पर, ऐसे सिंपली आप लोग समझ जाइए नाम से, गलनांक, गलन प्लस अंक, तभी ये ओसांक समझोगे, गलन प्लस अंक, गलनांक हो जाएगा। अंक का मतलब तापमान, गलन का तापमान होगा। ऐसे बच्चों क्वथन का अंक होता है, कल बता दिया था बहुत अच्छे तरीके से, क्वथन का अंक, अंक का मतलब ताप होता है, ठीक है। तो जिस ताप पर जो है एक वैल्यू होगी जिस पर जो है कोई भी द्रव बॉइल करता है, ठीक है, उसे क्वथनांक कहते हैं, ठीक है, ये क्वथनांक होता है। क्वथनांक पर क्या होता है? द्रव का जो वाष्प दाब होता है, वेपर प्रेशर, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय द्रव जो है बॉइल करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखिए ओस के बारे में समझना कि ओस होती क्या है, ओस नाम की चीज क्या है, ओस पड़ना, ठीक है। आप लोगों ने सर्दियों में देखा होगा, जब हल्की हल्की सर्दी पड़ती है, शुरू होती है, तो जब आप खेत में जाते हैं तो घास पर, ठीक है, मेड़ से होकर के आप जाते हो अपने खेत में, तो घास पर आप देखते हो कि जो है पानी की बूंदें रहती है, मतलब पूरा द्रवीभूत रहता है। वो जो पत्तियां होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उन पर जो है क्या होता है, उन पे सब पे पानी रहता है। या जब किसी बगीचे में आप जाते हो, बगीचे से होकर गुजरते हो, तो जो है पेड़ पौधों से जो पेड़ होते हैं वहां से पानी एक एक बूंद गिरते हुए नजर आते हैं, वो सब ओस पड़ी होती है, वो ओस की बूंदें होती हैं। किसकी बूंदें होती हैं? ओस की। कल हमने बताया था कि जब जो है वायु का तापमान कम होता है, जब वायु का तापमान घटता है, तो वायु में जो जलवाष्प है, जो वायु में जलवाष्प है बच्चों, वो जलवाष्प उतने ही आयतन में वायु को संतृप्त कर देती है, और जब संतृप्त हो जाती है तो पूरी वायु भीग जाती है, और जब भीग जाती है उसी गीलापन का नाम क्या है? उसी को कहते हैं ओस। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को ओस कहते हैं। के बी मौर्य स्वागत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अधिकतर जाड़े के दिनों में प्रातः काल, ध्यान दें, ये सभी लोगों ने जो है ऑब्जर्व किया है, देखा भी इस तरीके से, अधिकतर जाड़े के दिनों में प्रातः काल पत्तियों तथा घास पर जो छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, वह ओस होती है। और ये क्यों ऐसा होता है, ये हमने कल ही बता दिया था कि जो है जब तापमान घटेगा, जब टेम्परेचर घटेगा, तो वायु में जो जल की वाष्प है वो संघनित हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। भाई वो गैसीय अवस्था में है, जब तापमान घटेगा तो संघनन जो है हो जाएगा, गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाएगी जल में, तो संघनन होने की वजह से ऐसा होता है, संघनन होने की, जलवाष्प का संघनन हो जाता है। ओस जो बनती है ये किसकी वजह से? संघनन, जलवाष्प के संघनन से। जलवाष्प, वायु में जलवाष्प है, पता है सबको, जलवाष्प के कंडेंसेशन से, जलवाष्प के संघनन से बच्चों क्या होता है? ओस पड़ती है, ठीक है। और दिन में ओस नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि दिन में क्या होता है, तापमान ज्यादा हो जाता है, और जब तापमान ज्यादा होता है तो उस समय जो है जो भी ओस सुबह पड़ी रहती है वो सब वेपराइज होकर के वाटर वेपर के रूप में फिर वो वायु में जाकर के मिक्सअप हो जाती है, फिर वो जलवाष्प के रूप में हो जाती है। फिर ऐसे जब तापमान घटता है तो वो जलवाष्प जो है क्या होती है? संघनित होकर के उतने ही आयतन में वायु को क्या करती है? संतृप्त कर देती है। तो जब जलवाष्प वायु को संतृप्त करेगी तो उस समय भिगो देगी, संतृप्त का मतलब भिगोना, तो उस समय जो है जलवाष्प जब वायु को भिगोएगी तो उसी जो भीगापन होगा, वायु जो भीग जाएगी, ठीक है, तो वही पेड़ पौधों, पत्तियों, घास फूस सब पे आके बूंद के पानी के रूप में रहेगी, उसे ही कहते हैं ओस। उसे क्या बोलते हैं? ओस कहते हैं, ठीक है। तो दिन में जब वायु का ताप अधिक होता है तो उसमें उपस्थित वाष्प की मात्रा असंतृप्त हो जाती है। असंतृप्त का क्या मतलब है? देखो जब संतृप्त होगी तभी ओस पड़ेगी। असंतृप्त का मतलब और, मतलब उतने आयतन में वायु को संतृप्त करने के लिए और जलवाष्प की आवश्यकता होगी, इसका मतलब और जरूरत होगी, और उतना है नहीं, इसलिए जब तापमान ज्यादा होगा तो उस समय ओस नहीं पड़ेगी। जब तापमान घटता है तो किसी दिए गए आयतन में जो जलवाष्प है उतने ही आयतन में वायु को संतृप्त कर देती है, और जिस ताप पर ऐसा करती है उसे हमने कल बताया था ओसांक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ओसांक कहते हैं। दिन में जब वायु का ताप अधिक होता है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा असंतृप्त होती है, परंतु रात में वायु का ताप ओसांक से कम हो जाने से, देखो ओसांक पर क्या होता है? ओसांक एक ऐसा ताप होता है जिस पर दिए गए आयतन में वायु, दिए गए आयतन की वायु उसी आयतन के जलवाष्प से संघनित हो जाती है, या आप कह सकते हैं संतृप्त हो जाती है। ये संतृप्त हो जाती है, सेचुरेट, संतृप्त होना। जलवाष्प जो है वायु को संतृप्त करेगी जिस ताप पर, उसे हमने कहा था ओसांक कहते हैं। और जब ओसांक से जरा सा भी तापमान घटा, अगर ओसांक से जरा सा भी तापमान घटा तो पानी की बूंदें दिखने लगेंगी, उन्हीं पानी की बूंदों को ओस कहते हैं। ओसांक से कम हो जाने के कारण वायु उसी जलवाष्प की मात्रा से संतृप्त हो जाती है, देखो लिखा है, उसी जलवाष्प की मात्रा से संतृप्त हो जाती है, भीग जाती है, तथा उस जलवाष्प का कुछ भाग पानी बनकर बूंदों के रूप में पत्तियों तथा घास पर जमा हो जाता है, इन्हीं बूंदों को ओस कहते हैं। ये जितनी बात लिखा है सबको पता है, ये जितनी बात लिखा है सभी को पता है, वो सभी लोगों ने देखा है। एक बार जो है देख लेते हैं, इसका चित्र भी देख लें, एक बार सभी लोग चित्र भी देख लें जिनको नहीं पता हो।
ये देखिए, ये देखिएगा इस तरीके से ओस पड़ती है तो पत्तियों पर इस तरीके से पानी की बूंदें दिखती हैं। और यही जब जो है आम के पेड़ की पत्तियों पर ये जो पानी होता है, जब बगीचे से हम लोग गुजरते हैं तो हमारे खोपड़ी पर गिरता है। कभी कभी हम आम देख रहे होते हैं कि आम है कि नहीं, उसमें फल लगा है कि नहीं, तो कभी कभी हमारे आंख में गिर जाती है बूंद, ठीक, आंख बंद हो जाती है, पल के बंद हो जाती है, ठीक है। ये ओस की बूंदें हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने जो है खूब देखा होगा, कोई ऐसा नहीं है जिसको पता ना हो, ये सब चीज़ आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए सभी बच्चों को ये चीज़ पता है, ओस, ठीक है। ये ओस की बूंदें हैं बच्चों, है ना, ये ओस की बूंदें। ये चित्र देख लो सब, जिनको नहीं पता है तो देख लो। क्लियर है सभी को? चित्र दिख रहा होगा। अभी कुछ लोग नमस्ते ही कर रहे हैं, जो है इसका मतलब अभी जुड़ रहे हो। रुचि पटेल कह रहे हैं सर आपने सब ऑब्जर्व किया। अरे हम तो जो है गांव से ही बिलोंग करते हैं ना, तो हम तो खेत में भी जाते थे, तो मेड़ से होकर जाते थे, तो कभी कभी चप्पल नहीं रहता था, बिना चप्पल के जाते थे, तो पूरा पैर जो है भीग जाता था और ऐसा लगता था कि पूरा पैर हम धोए हुए हैं, ठीक है। इतनी ओस पड़ती थी, समझिए बात कि नहीं। कभी कभी बिना चप्पल के चले जाते थे सुबह सुबह, ठीक है। और अक्सर जो है सुबह सुबह तो लोग जाते ही हैं खेत में, ठीक है, तो सुबह सुबह तो जाना ही पड़ता था, तो जो है पूरा भीग जाता था। तो हमें ओस हमने पूरा देखा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि सब लोग कृषि के विद्यार्थी हैं, सबको पता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ये ओस है, ओस की बूंदें हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, नोट करना चाहे तो नोट्स बना ले भाई, 2 मिनट पर रुका हूँ, क्योंकि तुरंत काम करो, पीडीएफ के चक्कर में ना रहो। इसको नोट करो, फटाफट नोट कर लो, ठीक है। इसको जो है सारे लोग नोट कर ले। अभिषेक कुमार गुप्ता कह रहे हैं सर आप भी गांव से हैं क्या? जो है गांव से नहीं है, सब कोई गांव से होता है ना। चलिए वेरी गुड, इसको नोट करो जल्दी से, सारे लोग नोट कर ले। ठीक है, वो क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। नोट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये एग्जाम में आपके आ सकता है, वो तो हमने समझाने के लिए बता दिया था कि ओस होता क्या है। बाकी ये एग्जाम में आ सकता है ओस पढ़ने के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है, शर्तें, किन परिस्थितियों में ओस पड़ेगी, ये जानना जरूरी है। ओस कब पड़ेगी, कैसे पता चलेगा कि ओस पड़ने वाली है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ओस पढ़ने के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन, ये जो है आवश्यक शर्तें हैं। जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि जब हम पेपर डिस्कस कर रहे थे आप लोगों का प्री यूपी कैडेट साइड 9 या 10 हमने बताया था, उसमें पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के लिए शर्तें, कंडीशंस पार्ट EIR, तो हमने 2 शर्तें बताया था, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी शर्त बताया था कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है किन परिस्थितियों में जो है ओस पड़ेगी, ओस पढ़ने के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो चीज आप लोगों को जानना है। ये हेडिंग डाल लीजिए। अभिषेक कुमार गुप्ता, बेटा जिसने गांव नहीं देखा तो फिजिक्स का टीचर भी नहीं बन सकता, जिसने गांव नहीं देखा है वो फिजिक्स का टीचर भी नहीं बन सकता। फिजिक्स पढ़ाने के लिए गांव देखना जरूरी होगा, और गांव में कम से कम 15 साल रहने का अनुभव होना चाहिए, भौतिक चीजें पता होनी चाहिए, समझिए बात कि नहीं। फिजिक्स पढ़ाने के लिए गांव में रहना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ओस पढ़ने के लिए जो है कौन कौन सी बातें जरूरी है? पहला पॉइंट है बच्चों, आकाश का स्वच्छ होना, आकाश बिल्कुल साफ होना चाहिए, तभी ओस पड़ेगी। देखो ओस पढ़ने के लिए आकाश स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ होने का क्या मतलब? बादल नहीं होने चाहिए, ठीक है। आकाश बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, कहीं से बादल नहीं होना चाहिए। बादल होने का मतलब गांव में कहते हैं कि भाई जो है बादल हो गया है, बदरी हो गया है, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में, तो बदरी होने का मतलब जो है बादल आ जाना, समझिए बात कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी लगता है बादल आ गया है तो पानी बरसने वाला है, समझिए बात कि नहीं। तो आप लोग बादल को देख करके भी समझ सकते हो कि जो है क्या होने वाला है। तो बादल, अगर बच्चों आकाश जो है साफ है, ठीक है, आकाश साफ होने का मतलब है बच्चों कि बादल नहीं होना चाहिए। अगर बादल हुआ तो बादल थोड़ा सा पृथ्वी के समीप आ जाते हैं। जब बादल होता है तो बादल थोड़े से समीप रहते हैं, तो बच्चों क्या होता है कि जो यहाँ पर देखो होता क्या, ओस कैसे पड़ती है? जलवाष्प जब संघनित हो जाती है तभी ओस का रूप धारण कर लेती है। जब जलवाष्प जो पृथ्वी के धरातल के संपर्क में, पृथ्वी के धरातल के संपर्क में जो जलवाष्प होती है, जब वो ठंडी हो जाती है, जब वो ठंडी हो जाती है तो वो ठंडी होने का मतलब है कि उष्मा अपने से निकाल देती है, उष्मा उत्सर्जित कर देती है। अगर बच्चों किसी को उष्मा देते हो तो गर्म हो जाता है, उसका ताप बढ़ता है,
उष्मा देने से ताप बढ़ता है, उष्मा लेने से ताप घटता है। तो बच्चों अगर जो पृथ्वी के सतह के करीब जो जलवाष्प है अगर वो ठंडी होगी, वही जो है घास, पेड़ पौधे, पेड़ पत्तियों पर जो है क्या होगा, वो ओस का रूप धारण कर लेगी, मतलब वो जल की बूंद के रूप में बदल जाएगी। तो अगर ऐसा तभी होगा जब आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो। स्वच्छ होने का मतलब है बड़ी आसानी से पृथ्वी के सतह से जो है उष्मा का विकिरण होकर के उष्मा जो है उत्सर्जित होकर के आकाश की ओर चली जाए। बड़ी आसानी से जो है जो उष्मा है, ठीक है, उष्मा देखो जब जलवाष्प है जब वो उष्मा रिलीज करेगी, जब उससे उष्मा निकाल करके कहीं पहुंचा देंगे तो ठंडी हो जाएगी, तो वहां से उष्मा बड़ी आसानी से पहुंच जाए। तो आकाश स्वच्छ होना चाहिए। अगर स्वच्छ ना होता, बादल होता, तो वही उष्मा जो है बादल से टकरा करके लौटेगी। अगर मान लो आकाश स्वच्छ ना हुआ तो ओस नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जो उष्मा पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होकर के ऊपर जाएगी, जो उष्मा पृथ्वी के धरातल से उत्सर्जित होकर के ऊपर जाएगी, बादल से टकराएगी, टकराने के बाद वापस लौटेगी, उष्मा पुनः धरातल पर आएगी, और जब उष्मा पुनः धरातल पे आएगी तो यहाँ पर गर्मी रहेगी। अब गर्मी रहेगी बच्चों तो ताप बढ़ा रहेगा, ताप बढ़ा रहेगा तो कभी जलवाष्प संघनित होकर के द्रवीभूत नहीं हो पाएगी, कभी द्रवीभूत नहीं हो पाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगर जो है ध्यान देना, अगर मान लो आकाश स्वच्छ ना हुआ, मान लो आकाश बादल है, अगर बादल है तो जलवाष्प कैसे संघनित होगी? ठंडा होने से। अब जैसे वहां ठंडा कैसे होगी? जब जलवाष्प जो पृथ्वी के धरातल के संपर्क में जलवाष्प है, वो जलवाष्प से उष्मा निकल करके ऊपर चली जाए। अब ऊपर चली जाए, अगर मान लो बादल हुआ तो टकरा करके वापस उष्मा फिर आ जाएगी। जब उष्मा आ जाएगी तो गर्म रहेगा वातावरण, और जब गर्म रहेगा तो पृथ्वी की सतह पर भी पूरी गर्मी रहेगी। गर्मी रहेगी तो कभी द्रवीभूत हो नहीं पाएगी जलवाष्प, इसलिए ओस पड़ेगी नहीं। ओस पड़ने के लिए आकाश का स्वच्छ होना जरूरी है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर आकाश का स्वच्छ होना जरूरी है। और पृथ्वी के धरातल पर अच्छे विकिरण पदार्थ होने चाहिए। पृथ्वी के धरातल पर ऐसे पदार्थ होने चाहिए जो बहुत जल्दी से उष्मा का उत्सर्जन कर दें, जो बहुत जल्दी उष्मा का उत्सर्जन कर दें। तो पृथ्वी के धरातल पर अच्छे उत्सर्जक होने चाहिए। अच्छे उत्सर्जक का मतलब जैसे रेगिस्तान में जो है बालू बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। वो अच्छा अवशोषक है बालू और अच्छा उत्सर्जक भी है। तो बालू क्या होती है, बड़ी जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। तो ऐसे पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर होने चाहिए जो उष्मा उत्सर्जित कर दे बड़ी जल्दी से, और बड़ी जल्दी से पृथ्वी का धरातल ठंडा हो जाए। पृथ्वी का जब धरातल ठंडा हो जाएगा तो तापमान पृथ्वी के सतह का घटेगा। तो पृथ्वी के सतह पर जो जलवाष्प होगी वो संघनित होकर के द्रवीभूत हो जाएगी। समझिए बात? तो कहने का मतलब है पृथ्वी के धरातल पर अच्छे विकिरण पदार्थ होने चाहिए, आकाश का स्वच्छ होना अनिवार्य है, और हवा नहीं चलनी चाहिए। हवा का ना चलना, अगर हवा चल गई तो ध्यान देना, हवा चलने से बच्चों ओस नहीं पड़ेगी। हवा नहीं चलनी चाहिए। हवा ना चलने का मतलब क्या है? किसी जैसे धरातल पर अच्छे उत्सर्जक पदार्थ हैं, जिससे कि जलवाष्प उन अच्छे उत्सर्जक पदार्थ के संपर्क में देर तक बनी रहे, अच्छे उत्सर्जक पदार्थ के संपर्क में देर तक बनी रहे, जिससे कि जो है बड़ी जल्दी से उनकी उष्मा वो अवशोषित करके और उत्सर्जित कर दें, जिससे वो जलवाष्प जो है ठंडी हो जाए और द्रव के बूंद के रूप में आ जाए, यानी ओस पड़ जाए। इतनी बात सबको समझ में आ गया? ठीक है, ओस पड़ने के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। क्या? आकाश का स्वच्छ होना चाहिए, धरातल पर अच्छे उत्सर्जक पदार्थ होने चाहिए। तीसरा पॉइंट यह है कि हवा नहीं चलनी चाहिए। अगर हवा चल गई तो कोई भी जलवाष्प अच्छे उत्सर्जक पदार्थ के संपर्क में देर तक नहीं रहेगी, और जब देर तक नहीं रहेगी तो ठंडी होकर के द्रव में नहीं बदलेगी। इसलिए हवा नहीं चलनी चाहिए, हवा नहीं चलनी चाहिए। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा? ये जो आकाश का स्वच्छ होना, इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। आकाश का स्वच्छ होना, ठीक है। ओस पढ़ने, वेरी गुड हर्ष शर्मा, बहुत बढ़िया। ओस पढ़ने के लिए आवश्यक दशाएं, ये भी हेडिंग डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो आकाश का स्वच्छ होना जरूरी है। आकाश यदि स्वच्छ ना हुआ, अगर बादल हुआ, तो पृथ्वी के सतह से जो उष्मा उत्सर्जित होकर के ऊपर जाएगी, वो बादल से टकरा के फिर वापस आ जाएगी धरती पर, और जब फिर वो गर्मी वापस आ जाएगी तो जलवाष्प को पिघलने नहीं देगी, जलवाष्प को संघनित नहीं होने देगी। तो वो जब जलवाष्प संघनित नहीं होगी तो कोई भी द्रव की बूंद नहीं बनेगी, ओस नहीं पड़ेगी। इसलिए आकाश स्वच्छ होना चाहिए। आकाश का स्वच्छ होना जरूरी है। अगर बादल रहे, अगर मान लो बादल रहा, आकाश स्वच्छ ना हुआ, तो पृथ्वी के धरातल से उत्सर्जित होने वाली विकिरण उस बादल से टकरा के वापस आएगी, गर्मी वापस आ जाएगी। तो कभी भी ध्यान रखना, जो पृथ्वी के सतह के संपर्क में जो जलवाष्प है वो कभी संघनित नहीं होगी, तो कभी भी ध्यान रखना ओस नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आकाश का स्वच्छ होना जरूरी है। पृथ्वी के धरातल पर अच्छे विकिरण पदार्थ होने चाहिए, धरातल पर अच्छे उत्सर्जक पदार्थ होने चाहिए, अच्छे विकिरण उत्सर्जक होने चाहिए, जिससे उष्मा को उत्सर्जित करके ऊपर भगा दें। और पृथ्वी के सतह के आसपास जो चीजें हैं, पेड़ पौधे, घास फूस, जो भी वो ठंडी हो जाए, और जब वो ठंडी हो जाएगी तो उसी के संपर्क में जलवाष्प रहेगी, वो जलवाष्प का भी ताप घटेगा, और जब जलवाष्प का ताप ओसांक से कम हो जाएगा तो वही जो है ओस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ओस बन जाएगी। और हवा का ना चलना, हवा नहीं चलनी चाहिए। अगर हवा चलने लगे तो ओस नहीं पड़ेगी, क्योंकि हवा चलेगी तो वो जलवाष्प किसी भी ठंडे पदार्थ के संपर्क में
ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। जब जलवाष्प किसी ठंडे पदार्थ के संपर्क में नहीं रहेगा तो वो जलवाष्प द्रवीभूत नहीं होगी, ओस नहीं पड़ेगा। ओस पड़ने के लिए आवश्यक दशाएं क्या है? आकाश का स्वच्छ होना जरूरी है, पृथ्वी के धरातल पर अच्छे विकिरण पदार्थों का होना जरूरी है, और हवा नहीं चलनी चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आ ही गया होगा मुझे लगता है। एक बार फिर से पढ़ लें आप लोग। अगर इतनी बात समझ में आ गया तो आगे बढ़े। लिख लिया मोन्टू? ठीक है, वेरी गुड। मोन्टू ने पूरा लिख लिया है। ठीक है, ऐसे सारे लोग नोट सुनाते रहिए भैया। ठीक है, अब ये सवाल पूछा जा सकता है, ओस के लिए आवश्यक दशाएं है। ये 3 पॉइंट लिखा होगा, चौथा उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओस पढ़ने के लिए आवश्यक दशाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों ये समझना है कि कुहासा क्या है। क्या जाना है? कुहासा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिस्ट। ये थोड़ी सी जानकारी रखनी है, पेपर में जो आना था वो हमने बता दिया। 1-2 क्वेश्चन भले यहाँ से इधर से बन जाए, बाकी चीजें बता दिया, लेकिन जानकारी रखनी जरूरी है कि भाई कुहासा क्या है। कुहासा देखा आप लोगों ने? कुहासा, चलो कुहासा दिखा देते हैं। मिस्ट दिखाते हैं आप लोगों को, मिस्ट भाई। ठीक है, कभी कभी जब सो के उठते हो सुबह सुबह जो है, आप जब देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो है धुंधला धुंधला सा वातावरण है। यह है कुहासा, है ना? ये देखिए, इस तरीके से इसको बोलते हैं कुहासा। इसको कुहासा के नाम से जानते हैं। पहले तो इमेज आप देख लो, है ना? कहोगे कि हम देखे नहीं है सब कुहासा वहासा क्या। इस तरीके की चीजें जो है, ये है कुहासा। यहां पर देखो बच्चों, जो है आधा दिख रहा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको दिखते नहीं है, दिखता है, ऐसा नहीं है, मतलब अर्ध पारगम्य रूप से दिखता है। जब हल्का हल्का कोहरा होता है, कहते जरूर हैं, कुछ लोग कहते भी कुहासा है, कि जैसे क्या होता है कि जब थोड़ा थोड़ा आपको दिखता रहे, आधा दिखता है, आर पार देख सकते हैं आप। कोई व्यक्ति सामने खड़ा है तो आपको दिखता है, ये बच्चों होता है एक तरीके से, इसे कहते हैं कुहासा। ऐसा जो दिख रहा है, ये चित्र जो देख रहे हो, इसे कहते हैं कुहासा। ठीक है, अब कुहासा ये कैसे पड़ता है, ये हम लोगों को समझना। क्या होता है कि जैसे जब वातावरण का तापमान घटता है, वायु का तापमान घटता है, तो जो वायु में जलवाष्प है वो संघनित हो जाती है, और संघनित होकर के धूल और धुएं के कणों पर चिपक जाती है। और जब धूल और धुएं के कणों को संतृप्त कर देती है, तो वही धूल और धुएं के जो कण है वातावरण में फैले रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं बच्चों कुहासा। उसी को क्या बोलते हैं, मतलब जो है अर्ध पारगम्य में रहता, दिखता तो है चीजें, लेकिन आधा जो है कुछ न कुछ जो है हमको जो है कम दिखाई पड़ता है, आर पार अर्ध पारगम्य में रहता, उसी को कहते हैं कुहासा। तो वास्तव में जो कुहासा है ना, जो हमने सबसे पहली लाइन बताई थी आप लोगों को कि जो है वायु में जलवाष्प है, तो यहाँ पर भी जलवाष्प का संघनन होता है। यहाँ पर भी जलवाष्प संघनित होकर के जो है धूल और धुएं के कणों से चिपक जाती है। तो जब धूल और धुएं के कणों से जलवाष्प चिपक जाएगी, तो वो जो चीजें हमको दिखती हैं साक्षात, जैसा ये देख पा रहे हैं, इसे को क्या बोलते हैं? कुहासा के नाम से जानते हैं। कुहासा पहले तो चित्र ये समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो यहाँ पर कुहासा भी एक तरीके से जो वायु में जलवाष्प है उसके ठंडे होने से, उसके संघनित होने से कुहासा भी बनता है, मिस्ट भी बनता है। एक बार मिस्ट को देखिएगा, कभी कभी, पहले सेंटेंस पढ़िए, कभी कभी सर्दी के दिनों में रात के समय जब पृथ्वी तल के पदार्थों के अतिरिक्त उससे ऊपर की वायु भी काफी ठंडी हो जाती है, जब पृथ्वी के धरातल वाली वायु ठंडी होगी तब तो ओस पड़ेगी। जब पृथ्वी के धरातल वाली वायु ठंडी होगी तो ओस पड़ेगी, और पृथ्वी के तल के ऊपर वाली वायु भी जब ठंडी हो जाएगी तब कुहासा पड़ेगा। समझिए बात की नहीं? जब पृथ्वी के सतह वाली, जैसे घास वास जो रहती है, अगर पृथ्वी के सतह पर जो भी चीजें हैं अगर वो ठंडी हो जाती हैं तो वहां पर ओस पड़ती है, ओस की बूंदें दिखती हैं। लेकिन अगर पृथ्वी सतह से थोड़े से ऊंचाई तक की जो वायु है वो संघनित हो जाती है तो उस समय कुहासा पड़ता है। ध्यान देना। अमन गौतम, कुहासा और कोहरा अलग अलग होता है। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा धुंध होता है, वो पूरा धुंध हो जाता है। यहाँ पर ये हल्का हल्का धुंध दिखता हमें, वहां पर पूरा धुंध हो जाता है, तो उसे कोहरा कहते हैं। कोहरा आगे पढ़ेंगे, अभी कुहासा समझिएगा। कभी कभी सर्दी के दिनों में रात के समय जब पृथ्वी तल के पदार्थों के अतिरिक्त उससे ऊपर की वायु भी काफी ठंडी हो जाती है, तब वायु की जलवाष्प संतृप्त होकर, देखो जलवाष्प संतृप्त होकर धूल और धुएं, यही लाइन हमने बोला था, धूल और धुएं के कणों पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है, और यह चारों ओर का वातावरण अर्धपारगम्य रूप में धुंधलापन हो जाता है, जिसे बच्चों कुहासा कहा जाता है, जिसे कुहासा कहते हैं। तो देखो जो ओस है और जो कुहासा है, ठीक है, दोनों की बात समझ लीजिए। ओस तो जो होता है, कौन सी वायु ठंडी होती है? धरातल के संपर्क वाली। ओस पड़ने का मतलब होता है धरातल के संपर्क। जैसे धान, सुबह सुबह धान के खेत में जब आप जाते हैं तो आप धान की पत्तियों पर जो है आपको जो है ओस की बूंदें नजर आती है, ठीक है। लेकिन उससे ऊपर, अगर जो है उससे ऊपर की भी वायु ठंडी हो गई,
धान का जो पौधा है उससे ऊपर की भी वायुमंडल में ऊंचाई वाली भी परत अगर ठंडी हो गई है तो वहां की जलवाष्प जब जो है संतृप्त होती है तो संतृप्त होने के बाद वो किस पर इकट्ठा होती है, जो धूल और धुएं के कण जो है वायुमंडल में उपस्थित है, धूल और धुएं के कणों पर जाकर के वो संघनित हो जाएगा जलवाष्प और वही अर्धपारगम्य हो जाएगा पूरा मौसम, पूरा वायुमंडल अर्धपारगम्य दिखता है। ऐसे अर्धपारगम्य जो दिखता है उसे कहते हैं कुहासा, उसे कुहासा कहते हैं। नरेंद्र पाल अभी बता रहे बेटा, जब ज्यादा घनापन हो जाता है, जब ज्यादा पूरी तरीके से धुंधला हो जाता है तो उसे कोहरा कहते हैं। अभी सिर्फ इतना ही समझिएगा कि जो है कुहासा क्या है। कुहासा का मतलब होता है कि जो है धरातल के संपर्क में जो वस्तुएं हैं वो तो ठीक है, वो तो पड़ी ही होगी, उसके ऊपर की भी वायु अगर ठंडी हो गई ज्यादा उसके ऊपर की भी वायु, धरातल के ऊपर की भी वायु, पृथ्वी के सतह के संपर्क वाली वस्तुएं तो ठंडी हुई है, ऊपर की भी वायु ठंडी हो जाए सब, तो ध्यान देना पूरा वातावरण जो वायुमंडल है वो अर्धपारगम्य हो जाता है। कैसे हो जाता है, वही जो जलवाष्प की बूंदें हैं वो धूल और धुएं के कणों को भिगो देती है और वही वो जो है बिखरा रहता है, जिससे पूरा वातावरण आपको अर्धपारगम्य दिखता है, धुंधला दिखता है। इसे धुंधले को ही क्या बोलते हैं, कुहासा कहते हैं। और जब ज्यादा घनापन आ जाए, ज्यादा हो जाए तो उसी को कोहरा कहते हैं। कुहासा और कोहरा दोनों अलग अलग चीज है। अर्धपारगम्य दिखना कुहासा है, पूरी तरीके से घना हो, दिखे ना कि आप यहाँ खड़े हो कुछ दूरी पर चीजें ही नहीं दिख रही आपको, तो उसे कहते हैं कोहरा। उसे क्या बोलते हैं, उसे कोहरा बोलते हैं। तो कुहासा मतलब हल्का हल्का जो है दिखता भी रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता, अर्धपारगम्य रहता है, आप देख पाते हो चीजों को, सारी चीजें। हल्का हल्का कोहरा जब पड़ता है तो उसे कुहासा कहते हैं। जब पूरी तरीके से कोहरा पड़ जाता है तो वो कोहरा होता है। ठीक है, हल्का हल्का जब कोहरा रहता है उसे कुहासा के नाम से जानते हैं। अच्छा एक चीज और समझो, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, इसको देख लो। ये एग्जाम में आ सकता है आपके कि जब कुहासा बढ़ता है, कुहासा में वायु की अपेक्षित आर्द्रता पूछा जाता है, वायु की अपेक्षित आर्द्रता पूछी जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो 70% से अधिक हो जाती है, 70% से ज्यादा। अपेक्षित आर्द्रता जो होती है वो 70% से ज्यादा होती है। ठीक है, किससे ज्यादा होती है ये पूछा जा सकता है। इसको याद कर लेना कि कुहासा के लिए या कुहासा में वायु की अपेक्षित आर्द्रता कितनी होती है। अपेक्षित आर्द्रता कल हमने बताया था, किसी दिए गए आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, किसी दिए गए आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उतने ही आयतन में वायु को संतृप्त करने के लिए जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को क्या बोला जाता है, उसे हमने कहा था अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। तो अपेक्षित आर्द्रता 70% से ज्यादा होती है, 70% से। कितनी बात समझ में आ गई बताओ, अगर इतनी बात समझ में आ गई, अगर इतनी बात सबको समझ में आ गया है तो बताओ। अपेक्षित आर्द्रता क्लियर हुआ, कल ही बता दिया था। अपेक्षित आर्द्रता मात्रा की बेमाही होता, कल ही बता दिया था। कुहासा ऐसे साधारणतः समझ लीजिए, जब बहुत घना कोहरा हो तब तो कोहरा होता है, और जब हल्का हल्का कोहरा हो तो उसे कुहासा कहते हैं। जब हल्का हल्का कुहासा होता है, हल्का हल्का कोहरा होता है उसे कुहासा कहते हैं। और जब कुहासा होता है तो वहां पर वायु की अपेक्षित आर्द्रता जो है 75% से ज्यादा होती है। ठीक है, सॉरी 70% से ज्यादा है, कहीं 75 लिखा रहता, 75% से ज्यादा होती। अब तुम्हारी किताब में 70% लिखा है, लेकिन जो है ये ध्यान रखना कि जो है 70 से 80% तक का डाटा आ सकता है। 70 से 80% के बीच कुछ भी लिखा हो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। ये तुम्हारी किताब का आंकड़ा है। अब चूंकि 11th और 12th लेवल का एग्जाम होगा इसलिए आपको एग्जैक्ट याद रखना 70%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए बच्चों, कोहरा, थोड़ी थोड़ी बातें आपको जाननी है इनको। ठीक है, कोहरा क्या होता है पहले ही हमने बता दिया। जब कुहासा पड़ता है तो वायु का जितना तापमान है, जब कुहासा पड़ा, जब वायुमंडल आपको अर्धपारगम्य में दिख रहा, अगर थोड़ा सा तापमान और गिर जाए, अगर तापमान में गिरावट और आ जाए तो और गिरावट तापमान में होगा और जलवाष्प की बूंदें संघनित हो जाएंगी। देखो कुहासा जब पड़ता है, जिस तापमान पर कुहासा पड़ा है, अगर वायु का तापमान थोड़ा सा और कम हो जाए तो जलवाष्प और संघनित होकर के धूल और धुएं के कणों पर जाके चिपकेगा, तो अब और घनापन कोहरा हो जाएगा। और ज्यादा घने कुहासे को कोहरा कहते हैं, ज्यादा घने कुहासे को कोहरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुहासे के समय जब वायुमंडल का ताप तनिक और गिरता है, तनिक और मतलब थोड़ा सा और घट जाता है तापमान वायुमंडल का, तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प ज्यादा से ज्यादा जलवाष्प और संघनित हो जाती है, जिससे माध्यम में एक धुंध बन जाता है, पूरा माध्यम धुंध हो जाता है, जिसके आर पार देखना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति जब बनती है उसे कहते हैं कोहरा। उसे क्या बोलते हैं, उसे कोहरा कहते हैं, उसे फॉग कहते हैं, उसे कोहरा या फॉग कहते हैं। इसका भी चित्र हम बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये भी पॉइंट समझ लेना, इसमें वायु की अपेक्षित आर्द्रता 90% तक पहुंच जाती है। ठीक है, 90% तक पहुंच जाती है, पूरी तरीके से देखना कठिन हो जाता है, मतलब दिखता ही नहीं, विजिबिलिटी खत्म हो जाती है कोहरे में। कभी कभी बहुत घना होता है कि थोड़े से दूरी पर 10 मीटर दूरी पर भी चीजें नहीं दिखती हैं, तो वो कंडीशन जब बनती है तो उसको कोहरा के नाम से जानते हैं, उसे कोहरा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। इसमें वायु की अपेक्षित आर्द्रता जो होती है वो 90% तक पहुंच जाती है, ये ध्यान देना। चलो और देख लो भाई, फॉग
ये पूरा घना हो जाता है। ये देखो, देखना बड़ा कठिन हो जाता है, ये फॉग होता है। देखो यहाँ पर देखना कठिन हो जाएगा, है ना, इसे फॉग कहते हैं। देखो कोहरा पड़ा, ये देखो, ये देखो कोहरा है ना। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, अंदर में 10 मीटर दूरी पर अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा देख नहीं पाएगा, कोहरा पड़ रहा। यहाँ पर ये देखो कोहरा, ये जो देख रहे हो ये कोहरा पड़ा हुआ है, ठीक है, इसे फॉग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे फॉग के नाम से जाना जाता है, इसे कोहरा कहते हैं। तो मिस्ट और फॉग में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मिस्ट क्या होता है और फॉग क्या होता है। मिस्ट और फॉग दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा अंतर है। जब आपको चीजें दिख रही हो, अर्ध पारगम में रहता है वायुमंडल, तब तो कुहासा होता है। और जब पूरी तरीके से धुंध हो जाता है, धुंधला दिखता ही नहीं कुछ आगे, तो उसको बोलते हैं कोहरा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। गांव में नहीं, हर जगह कोहरा कहते हैं भैया। जब ज्यादा जो है धुंध हो जाएगा तो उसको कोहरा कहते हैं, और अगर आपको दिखता रहेगा हल्की हल्की सी जो है आपको दिखेगा हल्का हल्का, तो उसको बोलते हैं कुहासा कहते हैं। ये बच्चों कोहरा का डायग्राम है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिख लिया जो है, क्लियर है। तो आप एक चीज आदर्शता याद रखिएगा कि कुहासे के लिए क्या होता है, 70% से अधिक वायु की अपेक्षित आर्द्रता किसके लिए? कुहासे के लिए। ये एग्जाम में आ सकता, परिभाषाएं तो नहीं आएंगी, लेकिन ये पूछा जा सकता है वायु की अपेक्षित आर्द्रता कुहासे के लिए। कुहासे के लिए बच्चों जो है 70% से क्या होता है, ज्यादा होता है। कोहरे के लिए कितना होता है? कोहरे के लिए 90% से ज्यादा हो जाता है। ये दोनों पॉइंट नोट कर लो, ठीक है, वेरी गुड। ऋतिक सिंह, क्लियर है ना पॉइंट टू पॉइंट? सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, जितने पॉइंट आपको बताया जा रहा है सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कुहासा पड़ता है और कोहरा दोनों एक ही चीज है। जब ज्यादा घनापन हो जाए तो कोहरा होता है, हल्का हल्का कोहरा रहे तो उसे कुहासा कहते हैं। क्यों होता है? पृथ्वी के सतह के ऊपर की भी वायु ठंडी हो जाती है, तो वो द्रवीभूत होकर के धूल और धुएं के कणों से चिपक जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसे कहते हैं कुहासा कहते हैं। अपेक्षित आर्द्रता 70% से ज्यादा हो जाती है। और जब ज्यादा तापमान और घट जाए, जब कुहासा पड़ता और ताप घट जाए, तो और जलवाष्प की मात्रा जो है संघनित होकर के धूल और धुएं के कणों से चिपकेगी, तो पूरी तरीके से घनापन हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 90% तक जो है पहुंच जाएगा अपेक्षित आर्द्रता। ठीक है, या 80 से 95%, 85 से 95% कह सकते हैं, जो भी ऑप्शन होगा। इस तरीके से अपेक्षित आर्द्रता 90 डिग्री तक पहुंच जाती है, कभी कभी 90 डिग्री से ज्यादा हो जाती है, ऐसे भी लिखा रहता है। नागेंद्र बघेल, बेटा वो तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा दिया गया है। ये आप लोग नोट कर लो, कोहरा नोट कर लो भाई। कुहासे के समय जब वायुमंडल का ताप और गिरता है और घट जाता है, तो वायुमंडल में जलवाष्प जो उपस्थित कंडेंस हो जाती है और कंडेंस हो जाती है, जिससे धूल और धुएं के कणों से जाकर चिपक जाती है। तो ज्यादा धूल और धुएं के कण अगर जलवाष्प संगठित होंगे तो वो कुहासा घनापन में बदल जाता है, जिसे कोहरा कहते हैं। ठीक है, इसकी अपेक्षित आर्द्रता जो है क्या हो जाती है, 85 से 95% तक, यहाँ पर लिखा 90% तक पहुंच जाती है। इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब क्लियर हो गया आदिश कुमार कि अंतर क्या है? ओस, कुहासा, कोहरा सब लगभग एक ही है भाई। पृथ्वी के सतह की वायु ठंडी हो जाएगी, जलवाष्प संघनित हो जाएगी, तो द्रवीभूत द्रव की बूंदें घास फूस पत्तियों पर पड़ी रहेंगी, तो उसको क्या बोलते हैं? ओस कहते हैं। अगर तो पृथ्वी के धरातल से थोड़ा ऊपर की भी वायु ठंडी हो जाएगी तो कुहासा पड़ जाएगा। जब कुहासा पड़ता है, अगर वायु और ठंडा हो जाए वायु, तो कोहरा पड़ने लगेगा। समझिए बात कि नहीं? इतनी बात आपको पता होना चाहिए। अब इससे क्या बेटा, अभी पढ़ा देख लेना। हाँ, जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा, जितना ज्यादा धूल और धुएं के कण होंगे, जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा, जितना ज्यादा धूल और धुएं के कण होंगे, उतना ज्यादा जो जलवाष्प उन पर जाकर के संघनित होकर के उतना ज्यादा वहां पर कुहासा या कोहरा का उत्पत्ति होगी। ठीक है, जब वातावरण में, वायुमंडल में धूल और धुएं के कण ज्यादा होते हैं, जहां पर धूल और धुएं के कण ज्यादा होंगे, ध्यान देना, वहां पर कुहासा या कोहरा पड़ता है, वहां पर कुहासा अथवा कोहरा पड़ता है। अब इसे क्या तो बेटा कमेंट आ रहा है आपका? ठीक है, अभी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो बताओ भाई। अगर इतनी बात एक बार कमेंट करके बता दें सभी लोग, अगर यहां तक आप लोगों को। यशवीर सिंह, हाँ बेटा, ठीक है, सभी लोगों ने लिख भी लिया है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या देखना है। अगला जो टॉपिक होगा वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अब हम लोगों को बादल पढ़ना है, ये हम लोग पढ़ेंगे जो है शाम को 5:30 बजे। ठीक है, 5:30 बजे बादल के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैथ की क्लास होने जा रही है, आप लोग मैथ की क्लास करिए। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। बादल पढ़ना है, बादल कितने प्रकार का होता है, वर्षा पढ़नी है, वर्षा, सारी चीजें क्लियर करना है, एक एक पॉइंट। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ 3 बिंदु बताए आपको कि ओस क्या है, कुहासा क्या है, कोहरा क्या है। कुहासा के लिए अपेक्षित आर्द्रता वायु का याद रखो,
वायु की अपेक्षित आर्द्रता कितनी होती है ये पता होना चाहिए, ठीक है, 70% से अधिक। और जो है अगर हम बात करते हैं कोहरे के लिए तो ये जो है 90% तक पहुंच जाती है। क्लियर है सभी को? ठीक है, मैथ की क्लास के लिए रेडी हो जाइए सभी लोग, मिलते हैं 5:30 बजे, ठीक है। आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं। अभिषेक यादव, सनी सिंह, सौरभ, हरीश कुमार, दिशा गुप्ता, अभिषेक यादव, विपिन, नमस्ते बेटा अमित, दीपक मौर्य, विकास पाल, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, अनुराग दत्त बेटा बहुत अच्छे, 270 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात अनुराग दत्त ने निकाला है साइन 270 प्लस थीटा। इसका मतलब है कि वह कोण जिसमें 270 आएगा, 270 वाले में अनुपात बदल जाता है। वेरी गुड बेटा। 270 प्लस थीटा में आपने माइनस कॉस थीटा लिखा है, कॉस 270 प्लस थीटा में आपने साइन थीटा लिखा है, और 270 प्लस थीटा का मतलब हो जाता है 270 प्लस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू सिनेमा से अगर देखा जाए तो सी कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। वेरी गुड बेटा, कॉस और सेक आपने पॉजिटिव किया, बाकी सभी नेगेटिव किया, बहुत सुंदर। हर शर्मा ने भी फोटो भेजा है कि सर 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। वेरी गुड बच्चों, 270 माइनस थीटा की अगर बात करें तो 270 माइनस थीटा ये किसमें जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और जब थर्ड में जाएगा तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा से, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से टी फॉर 10 और कॉट पॉजिटिव रहेगा। और बच्चे ने जो है 10 और कॉट पॉजिटिव किया है, बाकी सभी नेगेटिव। वेरी गुड। और 270 में अनुपात ही बदलता है, बहुत सुंदर जी बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बच्चों ने फोटोज भेजी हैं, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, बहुत सुंदर। इसी तरह बिल्कुल बच्चों जुड़े रहिए और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। बच्चों ने बहुत अच्छा किया, होमवर्क भी भेजा मुझे, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं कि आपने जो मैंने कार्य दिया आप करके लाए, वो बहुत अच्छी बात है। आप सभी का नहीं दे सकते, 2-3 बच्चों का देख लिया, इट मींस इससे निष्कर्ष निकल आया है कि बाकी बच्चों ने भी मेहनत करी। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थी जुड़ जाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज जो है हम लोग जहां पर थे उसी के आगे शुरुआत करेंगे, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ बेटा, आयुष कुमार मौर्य जी बेटा जी, ठीक है। आज हम लोग प्रश्न की बारी करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग की बारी करते हैं। तो जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। सेक 360 माइनस थीटा। हाँ बेटा, सेक 360 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा पूरे के नीचे बटे में सेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा इंटू प्यारे बच्चों कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का मान बताइए, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। और आपके सामने ऑप्शन देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन भी देता हूं। कॉट थीटा, बी साइन थीटा,
सी cos थीटा और डी मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा। बताइए, जल्दी से आंसर करिए। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में जो हमने सीखा है आज उसका पूरा लेक्चर एक ही प्रश्न में समाहित कर दिया हूं। जो बच्चे सिर्फ एक प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे पूरा क्लास समझो क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने इसमें चारों क्वाड्रेंट की बात कर दी, मैंने इसमें 4 अनुपातों की बात कर दी। ठीक है, अभी आप उत्तर दें। यदि आपने यह समझ लिया कि यह अनुपात किस चतुर्थांश में है और किस कोण में अनुपात बदलता है, किसमें नहीं बदलता है, और बदलता तो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा वो आप रिप्लाई करिए मुझे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा मेरे बच्चे जो है रिप्लाई करेंगे। यस, पहला आंसर आया है शिवम मौर्य का tan थीटा। शिवम मौर्य ने ऑप्शन डी बताया है, शिवम बेटा ने ऑप्शन डी बताया है। बाकी बच्चों का भी देख ले, एक ही बच्चे का सिर्फ अभी तक आया है आंसर। कोई बात नहीं, फिर हम बताएंगे, सभी बच्चे एक साथ देखेंगे। चलिए बच्चों, हाँ विकास का भी आया बेटा, गलत है, रुक जाओ अब हम बताते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो जरूरी बात है, सबसे पहले बच्चा देखना भूल मत जाना, सामने देखना इधर। नगेंद्र बघेल, गोपाल पटेल, अभिषेक यादव, इन तीनों बेटों का डी आंसर आया। चलिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं sec 360 माइनस थीटा। ठीक है ना, एक ही प्रश्न में पूरा कल का लेक्चर मैंने समाहित कर दिया है। वेरी गुड गोपाल पटेल, यस संचित वर्मा ने भी डी बताया है। कोई बात नहीं, जिन बच्चों से नहीं हुआ है अब उनसे मैं बात करूंगा, वह बच्चे ध्यान से देखें। ये जो प्रश्न लिखा हुआ है, जो कल का लेक्चर था वो पूरा लेक्चर एक ही प्रश्न में समाहित कर दिया हूं। ठीक है ना, तो ध्यान देना बच्चा, sec 360 माइनस थीटा। अब प्रश्न ये उठा है कि sec 360 माइनस थीटा का मान कितना होगा। तो कल जो आपने पढ़ा था मैं फिर से रिकॉल करूंगा। 360 प्यारे बच्चों, 360 जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, याद होगा चतुर्थांश में 360 की बात होती थी। और क्या कह रहा है, 360 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो कंफर्म हो गया, ये जो है किसमें जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब कल हमने एक नोट पॉइंट लिखाया था कि 180 और 360 में त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता है, मतलब sec थीटा कैसा रहेगा, sec थीटा ही बना रहेगा। पहली बात सभी बच्चों। अब दूसरा प्रश्न आएगा कि साहब चिन्ह कैसा आएगा, प्लस आएगा कि माइनस। अब बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप सभी को पता होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में C फॉर cos, cos का उल्टा sec, तो कैसा रहेगा भाई, ये पॉजिटिव रहेगा। लगाओ या ना लगाओ, लेकिन समझाने के लिए पॉजिटिव लगा रहा हूं। अगला अनुपात देखना बेटा, tan 180 माइनस थीटा। हाँ भाई, अगला अनुपात क्या है, tan 180 माइनस थीटा। सबके मान निकाल लेते हैं, अभी अलग अलग बता रहा हूं, आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस जाएगी तो आप डायरेक्ट यही लिखोगे। tan 180 माइनस थीटा, कल याद हो हमने क्या बताया था, tan 180 नो चेंज, तो tan थीटा ही रहेगा। और 180 किसमें जाएगा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकंड में tan कैसा रहता है, सेकंड में tan माइनस रहता है। ठीक है ना, अगला sec 270 माइनस थीटा। सबसे पहले जैसे ही आपने 270 देखा तो sec मैंने कल लिखवाया था कि sec किसमें बदलता है, cosec में बदलता है। किसमें बदलता है, cosec में बदलता है, तो cosec थीटा। और 270 माइनस थीटा सभी को पता होगा कि ये थर्ड में जाता है, और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो कैसा रहेगा, माइनस आ जाएगा। अगला अंतिम जो दिया गया है वह लिखा है cot 90 माइनस थीटा। क्या लिखा है, 90 माइनस थीटा। अब सभी बच्चे जानते हैं 90 माइनस थीटा, 90 जैसे ही आएगा तो cot बदल जाएगा, और cot किसमें बदलेगा, बहुत अच्छे से जानते हो, tan में बदलेगा। और ध्यान देना 90 माइनस थीटा हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम में ऑल का मतलब सभी धनात्मक, तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आगे सारी मान बताइए। हाँ भाई, सारे के सारे मान क्या कर लिए, तो ऐसे ही कंबाइंड क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है कल की पढ़ाई में। तो अब जो मान आए वो वहां रख दीजिए बेटा, इसकी जगह क्या रखोगे, क्या मिला हमें, sec थीटा, तो sec थीटा लिख दीजिए। जो मान आपने क्या किए वो सारे लिख दीजिए। इसकी जगह क्या आया, sec थीटा, तो sec थीटा लिखिए। हाँ भाई, sec थीटा। इसकी जगह क्या आ गया, माइनस का tan थीटा, तो माइनस का tan थीटा लिखिए। जो मान ज्ञात किए वो लिख दीजिए। और यहाँ sec 270 माइनस थीटा क्या आ गया, cosec थीटा, वो भी माइनस का, तो माइनस का cosec थीटा लिखिए। और अंतिम cot 90 माइनस थीटा क्या आया, tan थीटा, वो भी पॉजिटिव, तो tan थीटा लिखिए। और देखना बच्चों, tan से tan कैंसिल हो गया, tan से tan कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कट गया। अब बच्चा sec थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा में, और cosec थीटा ऊपर जाएगा किसमें बदलेगा, sin थीटा में, और sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। अब बताइए डी ऑप्शन राइट। तो एक ही प्रश्न का सिर्फ घर पे एक बार और प्रैक्टिस करना, कल की जितनी पढ़ाई थी सिर्फ इसी में समाहित है, क्योंकि चारों चतुर्थांशों का अध्ययन हमने एक ही प्रश्न में कर लिया। ठीक है, नवनीत दिशा बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चे लगातार आंसर देते रहे कि नो चेंज, किसी ने बोला पॉजिटिव, वेरी गुड। नमन जैन सोनू, काफी बच्चों ने आंसर करे, सॉल्व करके भी संचित वर्मा काफी बच्चों ने भेजा है।
ठीक है, वेरी गुड बच्चा संचित वर्मा, जिसका मैं देख पा रहा हूँ डॉली यादव डी, ठीक है, संचित समन नायक, दिशा गुप्ता, नगेंद्र, संचित वर्मा, हरिओम, अंकित, सोनू, चंदन, अनुराग दत्त, लकी गोस्वामी, सी ऑप्शन गलत है आपका, गोपाल, संचित, ठीक है, विकास, शिवम, बहुत से बच्चों ने आंसर किए। चलिए वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया सभी बच्चों को, समझ में आ गया। तो आपका सिर्फ एक ही कार्य है, अगर इस तरह का प्रश्न आपको करना है तो कल जो पढ़ाया था उसका बस रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए शिवम यादव बेटा, यहां पर जो लिखा हुआ है एक बार और बता देते हैं कुछ बच्चों को। एक बार जबकि डायरेक्ट बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, कहानी से कम आता है। हाँ भाई देखो शिवम, कल लिखाया था sec 360 माइनस थीटा, बताइए कितना होगा? 360, नो चेंज, क्या लिखोगे? sec थीटा। अब चिन्ह कैसे लगाओगे? 360 किस में जाएगा? फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ में cos कैसा रहता है? पॉजिटिव, तो sec कैसा रहेगा? पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। इनटू tan 180 माइनस थीटा, tan 180 पर नो चेंज, tan थीटा ही रहेगा, और tan 180 माइनस थीटा नो चेंज, और किसमें है ये? सेकंड में, और सेकंड में tan कैसा होता है? नेगेटिव होता है। आगे sec 270 पे sec किस में बदलता है? cosec में बदलता है, बहुत अच्छे पता होना चाहिए। और 270 माइनस थीटा थर्ड में है, और थर्ड में कैसा रहेगा? नेगेटिव, इनटू cot 90 में क्या हो जाएगा? tan बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा? tan थीटा, ठीक है ना। tan से tan कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और बच्चा sec का होता है 1 cos थीटा, और cosec होता है 1 sin थीटा, मतलब sin थीटा, और sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, ये देखिए, ठीक है। चलिए बस राघवेंद्र, इसका मतलब कल की क्लास में अनुपस्थित थे। cos sec में नहीं बदलेगा, बस इसी भ्रम को दूर कर दो, इसी भ्रम को दूर करना है। कल यही तो बताई थी तुम्हें पूरी बात। कल कहाँ थे? क्लास में नहीं थे क्या? साइन cos में और cos sin में अपना पेज पलट के देख लो। अगर कल क्लास में नहीं थे तो वेरी गुड, फिर इससे अच्छी कोई बात नहीं। जो बच्चे कल क्लास में थे वो अपना पन्ना पलट के देख ले, ठीक है, ठीक है। चलिए हाँ भाई, अगर हम मान लो कोई और इसी तरह का क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं बच्चों ट्राई करते हैं क्या आएगा। साइन 90 माइनस थीटा और cos 180 माइनस थीटा। चलिए मान लो इसको सिंप्लीफाई करना है, बेसिक क्वेश्चन। चलिए आंसर करिए इसका जल्दी से। साइन 90 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा, जल्दी से। बहुत जल्दी से आंसर आ सकता है, देरी मत लगाइए, देरी मत लगाइए। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 90 में कैसा होता है? चेंज हो जाएगा, तो साइन किस में बदलेगा? cos में, किस में बदलेगा? cos में, ये cos थीटा हो गया। और 90 माइनस थीटा किसमें है? प्रथम चतुर्थांश में, तो चिन्ह सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव रहेगा, कोई अंतर नहीं। और cos 180 में कोई बदलाव नहीं, cos नहीं रहेगा, कैसा रहेगा? cos थीटा। और 180 माइनस थीटा किसमें है? द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव। cos रिकॉर्ड करके कितना आ गया? -1। जी विपिन जी, अमन वेरी गुड, अनुराग दत्त वेरी गुड बेटा, बहुत सही, अच्छा सॉल्व किया, बहुत अच्छे। संचित, सत्येंद्र, सत्यम, प्रणव, बहुत सही। एक और दे देते हैं इसी पे। हाँ भाई, छोटे छोटे प्रश्नों प्रैक्टिस कर लो। tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, हाँ भाई tan 180 माइनस थीटा, और यहां पे कर देते हैं cot 90 माइनस थीटा। बताइए जल्दी से, रिप्लाई करिए। दूसरा प्रश्न, वेरी गुड, बहुत सही। -1, पहले वाले का -1 आएगा, और दूसरे वाले का tan 180 माइनस थीटा, tan 180 में नो चेंज, तो tan थीटा ही कर दीजिए। लेकिन ये किसमें है? 180 माइनस सेकंड में है, तो ये माइनस में रहेगा, किसमें रहेगा? माइनस में। और cot 90 में हो जाएगा, बदल जाएगा, तो cot किसमें बदलेगा? tan में, ये tan थीटा हो गया। और हाँ, प्रथम में पॉजिटिव रहता है, tan से tan कर दिया, कितना आया? -1। बताइए दूसरे वाले का भी -1। जी आरव, ऋतिक, सोनू, नवनीत, केपी मौर्य, ऋतिक, गोल्डी, अभिषेक, अनुपम, चंदन, ऋतिक, गोपाल पटेल, संचित वर्मा, वेरी गुड। संचित सही, बिल्कुल सही सॉल्व किया। सानू यादव, दीपक मौर्य सही, दीपक, सानू यादव बेटा सही, ठीक है। चलिए मतलब कंफर्म हो गया, हो गई प्रैक्टिस, कंफर्म हो गया। चलिए तो इतनी बात हो गई बच्चों चतुर्थांशों। किसकी बात हो गई? हम लोगों ने चतुर्थांशों की बात पढ़ ली, ठीक है ना। क्वाड्रेंट, अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो हम कैसे बदलेंगे, कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। जैसे 180 पे नहीं बदलेगा, 360 पे नहीं बदलेगा, लेकिन 90 और 270 पे बदल जाता है। फिर दूसरी बात आती है चिन्ह कौन सा लगाएं, कि प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। उसके लिए हमने कल क्या बताया? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन cosec पॉजिटिव, और T फॉर tan और cot पॉजिटिव, और C फॉर cos और sec पॉजिटिव, ठीक है ना। ये अल्फाबेटिकल सारे रूल से हमने बता दिया। अब प्यारे बच्चों, अब बात आती है कोण का मान। ये प्रश्न बहुत अच्छे से आ जाता है, तुम्हारे पेपर में बहुत अच्छे से हमने देखा है, प्रीवियस पेपर में। उसमें क्या कहता है वो? जैसे तुमसे अगर कहें कि
साइन 30 का मान, तो बहुत जल्दी बता दोगे 1/2। एक तो हमने जो 5 फिंगर वाला रूल बताया उससे तुरंत देख के बता दोगे, और नहीं भी पता बच्चों रट जाते हैं। 90 तक तो आप सभी को मान याद होते हैं, एक तो ये बात है। लेकिन जब प्रश्न ये करें, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम तुमसे ये कहें, देखो पहला क्वेश्चन, हम अगर तुमसे बात ये करें कि tan 330 का मान कितना होगा जब कोण ज्यादा हो, समझे ना, tan 330, 745, ऐसे उत्तम मान कैसे निकालेंगे। तो एक बेसिक सी बात लिखनी है, पहले बेसिक बात लिखनी है, बाकी प्रश्न से ही समझ में आएगा तुम्हें। अगला नया पॉइंट लिखो यहां से, इसको बाद में लिखेंगे, 10 इसको बाद में लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखो। हाँ बच्चा, पॉइंट ये है अगला कि n गुणा 360 प्लस माइनस थीटा। एक पॉइंट लिखा रहा हूं, बाकी सब कॉमन सेंस में जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ, ये n गुणा 360 प्लस माइनस थीटा का मतलब क्या है। जब कोई भी कोण दिया जाए और तुम्हें इन जनरल उसका मान नहीं पता है, तो ध्यान देना, वह कोण यदि 360 से ज्यादा है, क्या कह रहा हूं फिर से सुनना, वह कोण यदि 360 से ज्यादा है या कम है, तो ध्यान देना, अधिकतर हम लोग क्या करेंगे, जो हमने अभी तक त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े 270 वाले, 360 वाले, तो ध्यान देना हम लोग 360 में या तो कोई चीज जोड़ते हैं उस कोण के मान के बराबर करने के लिए, या 360 में से कुछ घटा देते हैं कोई मान, ठीक है ना, या 360 से पहले कोई n संख्या से गुणा करके तब जोड़ते हैं घटाते हैं। अब प्रश्न ये है, जो कोण ये वाला है ये कौन सा लाना है। तो कोशिश ये रहती है कि 0 से 90 तक जो तुम्हें कोण मुख्य पता है, हमारे